दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है पवन सर संस्कृत क्लास में, अर्थात पीएसएस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज लेकर आए हैं इतिहास का दूसरा चैप्टर, समाजवाद एवं साम्यवाद। 10वीं वर्ग के इतिहास का दूसरा चैप्टर, समाजवाद एवं साम्यवाद, क्लास 10 बिहार बोर्ड। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न सब मिलेंगे, सबका व्याख्यात्मक उत्तर मिलेगा, सभी का व्याख्यात्मक उत्तर मिलेगा इस वीडियो में, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, ऑप्शन बी है चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन सी है लुई ब्लां को, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को। तो फटाफट कमेंट में जवाब कीजिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, इसका जवाब होगा कार्ल मार्क्स को, डी, ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन डी सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है ट्रॉट्स्की और डी है केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था, इसका ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन दिया हुआ 1861, 1862, 1863, 1864। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ, ऑप्शन सी सही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1844 में, 1848 में, 1864 में, और चौथा ऑप्शन है 1867 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। 1848 में हुआ था, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था, बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेवस्की की, एंजल्स की? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स की रचना का नाम है दास कैपिटल। और यहाँ पूछा है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसको बताना है, तो जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया है, ए में है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने की मिट्टी, सी है रूस का सामंत और डी है रूस का सम्राट। तो जवाब होगा रूस का सम्राट, डी आंसर सही है। रूस में जार का अर्थ
रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर घंटा बजा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद्यार्थी तक पहुँचाइए ताकि सबको लाभ हो। और जितना एक नंबरिया प्रश्न बता रहे हैं परीक्षा में, मैट्रिक बोर्ड में, इनसे बाहर नहीं जा सकता है, ये मेरा दावा है। तो चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी, ऑप्शन बी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई, प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये ऑप्शन डी लंदन में। तो ऑप्शन सी सही, डी सही है, लंदन में। प्रथम ऑप्शन डी सही है। प्रथम इंटरनेशनल बैठक लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल बैठक लंदन में हुई थी। अच्छा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 में। सीधा अब ऑप्शन देखते हैं। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, चेका क्या था? चेका पुलिस दस्ता था। चेका पुलिस दस्ता का नाम था। चेका क्या था? पुलिस दस्ता का नाम था। चेका पुलिस दस्ता था। ऑप्शन बी सही है। चेका क्या था? पुलिस दस्ता था। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन है लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो जवाब होगा सी सही है, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन सी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। 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 लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी सही है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट में कमेंट कीजिए। 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब होगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि रूस, तो ऑप्शन जो दिया है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, और डी में दिया है रूस और जर्मनी। तो बता दें आपको कि ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि
रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? 17वां प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो ऑप्शन है, ए है स्टालिन, बी है प्लेखानोव, सी है लेनिन और डी है टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन 20 इज द राइट आंसर। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। प्लेखानोव, रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। बी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 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 ऑप्शन है 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838 में। तो इसका जवाब होगा 1818 में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम था जेनी। इसकी पत्नी का नाम था जेनी। कार्ल मार्क्स के बारे में जानिए। कार्ल मार्क्स को बाइबल का दास कैपिटल का जनक कहा जाता है। दास कैपिटल का रचनाकार कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। और इस क्या कहते हैं, साम्यवादियों का बाइबल दास कैपिटल को ही कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन कौन था? ऑप्शन ए है भ्रष्ट पादरी, बी है वैज्ञानिक, सी है समाज सुधारक, डी है दार्शनिक। रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ किया था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ किया था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ किया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, जिनका जन्म जर्मनी में 1818 ईस्वी में राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। और इसकी पत्नी का नाम था जेनी, जो कि बचपन की दोस्त थी, उसी से शादी किया था। और दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने ही किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इसमें टॉल्स्टॉय का भी नाम दिया है। तो टॉल्स्टॉय जो था, लियो टॉल्स्टॉय रूस का था, लेकिन कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने ही किया था। तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है राजनीतिक समानता पर, बी है नागरिक समानता पर, सी है कानूनी समानता पर, डी है आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? फटाफट कमेंट पर आंसर कमेंट कीजिए आंसर आप लोग के हिसाब से क्या होगा। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है?
जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। कहता है कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना। तो इसका जवाब होगा क्रांति का प्रचार करना। कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रांति का प्रचार करना। कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। चलिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो मजदूर दिवस याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। हाँ, समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। बी इज द राइट सॉरी ए इज द राइट आंसर। समाजवादियों के कैपिटल दास कैपिटल को कहा। समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। इसमें दिया है दास कैपिटल, वॉर एंड पीस, स्पार्क, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो बता दें कि समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किया है। वॉर एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने किया है। लेकिन इसका जवाब ए सही है। समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ए जैन, बी दास्तोवस्की, सी एंजल्स और भी है डी है आपका, डी में दिया टॉल्स्टॉय। तो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा सी एंजल्स के साथ। इसका सी एंजल्स के साथ, एंजल्स, सी द राइट आंसर। मतलब कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। एंजल्स के साथ मिलकर। कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। एंजल्स, सी सही जवाब है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जरीना जो थी, 1 नंबर खर्चीली औरत थी। अपने खर्चीलापन के लिए वो जाने जाती है इतिहास में, जरीना। जार निकोलस की द्वितीय पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, यही पूछा गया है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये 1 नंबर खर्चीली औरत थी। जरीना 1 नंबर खर्चीली औरत थी। इसी के लिए इतिहास में विख्यात है, जिन्होंने अपने खर्च के दम पर जार निकोलस के राज्य को भी ध्वंस करवा दिया। जनता में ये पूरी बदनाम हो चुकी थी जरीना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जार निकोलस की द्वितीय पत्नी जरीना ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। ए, ऑप्शन ए है फोरियर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी सेंट साइमन।
तो जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कीजिए। फ्रांसीसी समाजवाद के जनक कौन, जनक या जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के जनक जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेंट साइमन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेंट साइमन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला, ऑप्शन ए सही जवाब है, सोवियत संघ में मिला काम के अधिकार को, ऑप्शन ए सही है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन है ए लेनिन, बी ट्रॉट्स्की, सी स्टालिन और डी है कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो ए सही जवाब होगा लेनिन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने, ए इज द राइट आंसर। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने, ए इज द राइट आंसर। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी ट्रॉट्स्की, डी खुश्चेव। तो बी इसका सही जवाब है लेनिन। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बी लेनिन। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक गोर्की था। माँ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। गोर्की, ऑप्शन सी इज द सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी सही जवाब है। कभी कभी हिंदी अंग्रेजी मिल जाता है, वही हो गया मारन दिस लाठी फोड़न दिस कपाड़ा, ये गोइंग टू बहियार वाला बात। माँ उपन्यास के लेखक गोर्की था, सी सही जवाब है। माँ उपन्यास का लेखक गोर्की था। अच्छा, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सुनिए और फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति, डी नवंबर की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अक्टूबर की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, 36वां प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ऑप्शन दिया है स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव और फिर डी में दिया है कोई नहीं, तो इसमें होगा बी लेनिन। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान लेनिन था। लेनिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेनिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 37वां प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया।
समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया। समाजवाद का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी। तो इसका जवाब होगा ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। याद रखिए, ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। चलिए, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? देश में हुई लिखा हुआ है, इसका मतलब है किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ऑप्शन ए है रूस में, बी है जर्मनी में, सी है चेकोस्लोवाकिया में और डी है पोलैंड में। तो इसका जवाब होगा रूस में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले रूस में हुआ। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले रूस में हुआ। विश्व में साम्यवादी शासन का स्थापना सबसे पहले रूस में हुआ। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, बी है इवान तुर्गनेव, सी है फ्योदोर दास्तोवस्की और डी में दिया है मैक्सिम गोर्की। तो इसका बी सही जवाब होगा, इवान तुर्गनेव। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे। इवान तुर्गनेव। बी इज द राइट आंसर। अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबा के घंटा बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। और आपको बता दें कि इतिहास का दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, 10वां क्लास का, क्लास 10 का ये समाजवाद और साम्यवाद का है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का व्याख्यात्मक चर्चा किया जा रहा है। आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को फायदा हो सके। चलिए, अगला प्रश्न 41वां देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए कोरेंस्की ने, बी ट्रोट्स्की ने, सी लेनिन ने, डी स्टालिन ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब फटाक से दीजिए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। 42वां प्रश्न। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ए पीटर, बी अलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोलस प्रथम, डी निकोलस द्वितीय। तो इसका मेरे ख्याल से सही जवाब होगा डी निकोलस द्वितीय। 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। निकोलस द्वितीय का शासन था। किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? 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 ऑप्शन दिया हुआ है, ए लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी निकिता क्रुश्चेव ने, डी लियोनिड ब्रेजनेव ने। इसमें चारों जवाब में से कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए जवाब, फटाक से कमेंट कीजिए। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? इसका सही जवाब होगा बी स्टालिन ने। इसका सही जवाब होगा बी स्टालिन ने। कोल खोज की योजना स्टालिन ने शुरू किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 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 ऑप्शन दिया हुआ लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन और डी में दिया है कार्ल मार्क्स। तो इसका जवाब होगा कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे।
साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स, डी सही जवाब है। कार्ल मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ए, जार का निरंकुश शासन, बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सी, रासपुटिन की भूमिका, डी, किसानों का असंतोष। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? उसका जवाब होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 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 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो एक नंबर यह प्रश्न जो दूसरे चैप्टर का था ये यहाँ तक हुआ। और बता दें कि इसी चैनल पर आपको सभी विषय का मॉडल सेट का व्याख्यात्मक चर्चा मिलेगा। आप लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर घंटा जरूर बजा लीजिए। अब देखते हैं समाजवाद और साम्यवाद का त्रिगुत्रीय प्रश्न, दूसरा चैप्टर का त्रिगुत्रीय प्रश्न का व्याख्यात्मक उत्तर देखते हैं। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। 1917 में, कब? 1917 का और यह 1917 की बोल्शेविक क्रांति के दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े। इसका सिर्फ रूस पर बल्कि इसका प्रभाव सिर्फ रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़ा। कहता है इसका प्रभाव न केवल सिर्फ रूस पर ही पड़ा बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा, विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस क्रांति के रूस पर निम्नलिखित प्रभाव हुए। कौन कौन से प्रभाव हुए? पहला है स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। 1900 कहता है पहला प्रभाव यह था स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के स्वरूप अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई। कहते हैं कि 1917 के बोल्शेविक क्रांति के स्वरूप अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई। रोमनोव वंश की शासन सत्ता समाप्त हो गई। उसके स्थान पर दूसरे राजतंत्र व्यवस्था लागू किया गया। तो 1917 के बोल्शेविक क्रांति के स्वरूप अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई। रोमनोव वंश के शासन की समाप्ति हुई तथा रूस में जनतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना। रूस की क्रांति के प्रभाव की विवेचना कर रहे हैं। तो पहला प्रभाव हमने बताया। दूसरा देखिए, बोल्शेविक क्रांति ने कई बार ये सिद्ध किया कि बोल्शेविक क्रांति ने शोषित सर्वहारा वर्ग को सत्ता और अधिकार प्रदान किया। सत्ता और अधिकार प्रदान किया। बोल्शेविक क्रांति ने शोषित और सर्वहारा वर्ग को सत्ता और अधिकार प्रदान किया। नई व्यवस्था भूमि की स्वामित्व किसान को दिया गया। उत्पादन के साधनों पर निजित्व मतलब मालिकाना के अनुसार भूमि स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। मजदूरों को मतदान का अधिकार दिया गया। तीसरा पॉइंट है नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। क्रांति के बाद रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। यह व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थी। प्रशासन का उद्देश्य कृषकों एवं मजदूरों के हितों की सुरक्षा करना एवं उनकी प्रगति के लिए कार्य करना था। रूस में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। नई प्रशासनिक व्यवस्था के इसका तीसरा पॉइंट है नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। क्रांति के बाद रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। यह व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थी।
प्रशासन का उद्देश्य कृषकों एवं मजदूरों के हितों की सुरक्षा करना एवं उनकी प्रगति के लिए कार्य करना था। रूस में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। चौथा पॉइंट है नई सामाजिक, कहता है आर्थिक व्यवस्था, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। क्रांति के बाद रूस में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। क्रांति के बाद रूस में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। वर्गहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। वर्गहीन समाज का वर्गहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। क्रांति पर विश्व, पांचवा पॉइंट, क्रांति का विश्व पर प्रभाव। रूसी क्रांति का विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति का विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति का विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव निम्नलिखित थे, जैसे पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास। विश्व के जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वे भी अब यह महसूस करने लगे कि बिना सामाजिक आर्थिक समानता की राजनीतिक समानता अपर्याप्त है। कहते विश्व के जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वे भी अब यह महसूस करने लगे कि बिना सामाजिक आर्थिक समानता के राजनीतिक समानता अपर्याप्त है। साम्यवादी सरकार की स्थापना रूस के समान विश्व के अन्य देशों चीन, वियतनाम इत्यादि में भी बाद में समाजवादी सरकारों की स्थापना हुई। साम्यवादी विचारधारा के प्रसार और प्रभाव को देखते हुए राष्ट्र संघ ने भी मजदूरों की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई। कहते हैं रूस के समान विश्व के अन्य देशों चीन, वियतनाम इत्यादि में भी बाद में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी विचारधारा के प्रचार और प्रभाव को देखते हुए राष्ट्र संघ ने मजदूरों की दशा में सुधार लाने के प्रयास किए। इस उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई। साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई। साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र। बोल्शेविक क्रांति ने साम्राज्यवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रूस ने सभी राष्ट्रों में विदेशी शासन के विरुद्ध चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को अपना समर्थन दिया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों से स्वतंत्रता के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों में स्वतंत्रता के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। नया शक्ति संतुलन। रूस के नवनिर्माण के बाद रूस साम्यवादी सुधारों का अगुवा बन गया। रूस के नवनिर्माण के बाद रूस साम्यवादी सरकारों का अगुवा बन गया। दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्रों का नेता बन गया। इससे विश्व दो शक्ति खंडों में बंट गया या विभक्त हो गया। कहता है रूस के नवनिर्माण के बाद रूस साम्यवादी सरकारों का अगुवा बन गया। दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्रों का नेता बन गया। इससे विश्व दो शक्ति खंडों में विभक्त हो गया। इसने आगे चलकर दो खेमों में सशस्त्रीकरण की होड़ एवं शीत युद्ध को जन्म दिया। अब दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न का ये जवाब था। ये याद रखिएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, थोड़ा जवाब बड़े मिलेंगे। और हाँ, इस सारे प्रश्न को यदि आपने तैयारी कर लिया तो आपको परीक्षा में 80 में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, एक नंबरिया प्रश्न इससे आता है, इसे भी काट लिया जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं हीगेल के विचारधारा का गहरा प्रभाव था। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा
साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की, मतलब घोर निंदा की, और श्रमिकों के हक की बात उठाई। मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को उसने उत्प्रेरित किया। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। यही उनके सिद्धांत हैं। कार्ल मार्क्स के कुल 5 सिद्धांत हैं। पहला द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। तो आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, दृगुतरिया का तीसरा प्रश्न। साम्यवाद के जनक कौन थे? समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। साम्यवाद के जनक फ्रेडरिक एंगेल्स तथा कार्ल मार्क्स थे। साम्यवाद के जनक फ्रेडरिक एंगेल्स तथा कार्ल मार्क्स थे। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण अपने चरम उत्कर्ष पर था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों का शोषण अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्गहीन समाज करने में समाजवादी विचारधाराओं ने अग्रणी भूमिका अदा की। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्गहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। आरंभिक समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट ओवेन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आरंभिक समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट ओवेन कौन कौन है भैया? आरंभिक समाजवादी कौन है उस लिस्ट में? तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट ओवेन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सभी समाजवादी उच्च और व्यवहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। ये सभी समाजवादी उच्च और व्यवहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। दूसरे प्रकार के समाजवादियों में फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और उनके बाद के चिंतक साम्यवादी कहलाए। दूसरे प्रकार के समाजवादियों में फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और उनके बाद के चिंतक साम्यवादी कहलाए। ये लोग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात की। इन लोगों ने समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात की। इन लोगों ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इन लोगों ने मतलब कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। इतिहास कहता है, और इतिहास कार्ल मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है।
मानव इतिहास किसका? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। चौथा प्रश्न है, समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था साम्यवाद के जनक कौन थे? समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। अब चौथा प्रश्न है, समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति गोदारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। कहता है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति गोदारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन्होंने इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्गहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। कहता है, समाजवाद ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्गहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका निभाई। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है। समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के प्रबोधन आंदोलन के दार्शनिकों के लेखों में ढूंढे जा सकते हैं। तो समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के प्रबोधन आंदोलन के दार्शनिक लेखों में ढूंढे जा सकते हैं। आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे जिनमें सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट ओवेन के नाम विशेष रूप से हैं। आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे जिनमें सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां और रॉबर्ट ओवेन के नाम विशेष रूप से आते हैं, उल्लेखनीय है। समाजवादी आंदोलन और विचारधारा मुख्यतः दो भागों में विभक्त की जा सकती है। समाजवादी आंदोलन और विचारधारा को मुख्यतः दो भागों में विभक्त की जा सकती है। पहला है आरंभिक समाजवादी अथवा कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी। आरंभिक समाजवादी अथवा कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी, और दूसरा है कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी। इसको दो भागों में बांट के देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी। आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहे गए। आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहे गए। वे उच्च और अव्यवहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। कहते हैं आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहे गए। वे उच्च और अव्यवहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। दूसरे प्रकार के समाजवादियों में फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स और उनके बाद के चिंतन जो साम्यवादी कहलाए, वे वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात कही। उन्होंने वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात कही। इन लोगों ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इन लोगों ने समाजवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। पांचवा प्रश्न यूटोपियन। यूटोपियन समाजवादियों के विचार का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। उनके कार्यक्रम की प्रवृत्ति अव्यवहारिक थी। यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे, उनके कार्यक्रम की प्रवृत्ति अव्यवहारिक थी। यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे, उनके कार्यक्रम की प्रवृत्ति अव्यवहारिक थी। इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। उन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया क्योंकि उनके लिए समाजवाद एक सिद्धांत मात्र था। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। अर्थात वे
वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। कहते हैं कि प्रथम यूटोपियन बोलिए, स्वप्नदर्शी बोलिए, प्रथम स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उनका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो। उसका मानना था, सेंट साइमन का मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो तथा समाज के गरीब तबकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। समाज के गरीब तबकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फूरिये था। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फूरिये था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। चार्ल्स फूरिये का मानना था कि श्रमिकों को उसको छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। इससे पूंजीपति उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्लां था। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया उसका नाम था लुई ब्लां। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ब्लां का मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यद्यपि आरंभिक समाजवादी अपने आदर्शों में सफल नहीं हो सके, लेकिन इन लोगों ने ही पहली बार पूंजी और श्रम के बीच संबंध निर्धारित करने का प्रयास किया था। लेनिन की नई आर्थिक नीति लेनिन की नई आर्थिक नीति। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक का व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रॉट्स्की कहता है। लेनिन ने देखा कि एक साथ पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रॉट्स्की चाहता था। इसलिए 1921 में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा था। 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया, नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा था। नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। पहले था, किसानों को अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया, जमीन राज्य की है फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। तीसरा है, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राज्य की एजेंसी द्वारा शुरू किया गया।
व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। इस प्रकार आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न का अंतिम चरण चल रहा है। 7वां पॉइंट है इसमें, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेनिन की नई आर्थिक नीति द्वारा उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया था। रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। लेनिन की नई आर्थिक नीति द्वारा उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया था। रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। स्टालिन के कार्यों का उल्लेख करें। यह है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न। स्टालिन के कार्यों का उल्लेख करें। रूस में सत्ता संभालते ही स्टालिन के समक्ष अनेक विकट समस्याएं थीं। रूस में सत्ता संभालते ही स्टालिन के समक्ष अनेक विकट समस्याएं थी। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या थी। अतः सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए स्टालिन ने 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकास को गति दी गई। औद्योगिकरण की गति बढ़ी। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा वैज्ञानिक प्रगति हुई। श्रमिकों, किसानों और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। सामूहिक कृषि की व्यवस्था की गई, परंतु यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकी। अतः स्टालिन ने राज्य नियंत्रित कृषि फॉर्म खोले। इसका विरोध करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। साम्यवादी दल के भीतर भी स्टालिन की नीतियों की आलोचना की गई। अतः इन्हें षड्यंत्रकारी मानकर दंडित किया गया। अनेकों को जेल में बंद कर दिया गया। ट्रॉट्स्की सहित अनेक नेताओं को निर्वासित कर दिया गया। लोकतंत्र, भाषण और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्रांति और मार्क्सवाद के आदर्शों की उपेक्षा की गई। इस नीति का कला और साहित्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या असर पड़ा। असर पड़ा। स्टालिन ने सर्वाधिकवाद की नीति अपनाई तथा तानाशाह बन गया। इसके बावजूद स्टालिन ने सोवियत संघ को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिणत कर दिया। सोवियत संघ को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बदल दिया। तो ये था आपका अंतिम चैप्टर। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, समाजवादी दर्शन क्या है? समाजवाद और साम्यवाद का लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें कुल 28 प्रश्न करीब मिलेंगे आपको और सबका व्याख्यात्मक उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए जोड़ते हैं इसे। समाजवादी दर्शन क्या है? समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था की एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा वितरण में सरकार का एकाधिकार हो। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है
जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम प्रदान किया है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम प्रदान किया है, आयाम दिया है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया है। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद एक नई एवं आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। वर्गहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। वर्गहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा जो साम्यवादी नागरिकों का था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला था सामाजिक और आर्थिक। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस को आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाकर घंटा जरूर बजा दीजिएगा। बिना घंटा बजेले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं ना पहुँचेगा। और ये देखिए 5वां प्रश्न लेके आपके लिए आ रहे हैं। 5वां प्रश्न है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ये साफ 1 नंबरिया प्रश्न के रूप में बन सकता साफ है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। रूस की संसद को क्या कहा जाता था? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। रूस की कृषि दास्ता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दास्ता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दास्ता की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 ईस्वी में समाप्त हुई। रूस में कृषि दास्ता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दास्ता की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 में समाप्त हुई। रूस में कृषि दास्ता की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 में समाप्त हुई। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं दो उदाहरणों को स्पष्ट करें। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला तो ये है, इस क्रांति के पश्चात मतलब इस क्रांति के बाद श्रमिक या सर्वहारा वर्ग की सत्ता
रूस में स्थापित हो गई तथा इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। इस क्रांति के पश्चात या इस क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की सत्ता के रूस में स्थापित हो सर्वहारा वर्ग सत्ता रूस की सत्ता में स्थापित हो गई तथा इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा है, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में बट गया, विभक्त हो गया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के आधार पर दो खेमों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियार की होड़ जारी रही। आगामी 4 दशकों तक दोनों के बीच हथियार की होड़ एकदम जारी रही, हथियार का होड़ एकदम जारी रहा। ये था रूस की क्रांति ने जो विश्व को प्रभावित किया था। तो रूस की क्रांति के कारण ही दोनों में शीत युद्ध, दो खेमों, पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र, दोनों के बीच शीत युद्ध का दौर चलने लगा था। शीत युद्ध उसको कहते हैं जिसमें मार झगड़ा, सिर्फ मार झगड़ा नहीं होता, बात से एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई। 1917 में बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई। रूस की क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति देता किया। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। जार का मानना था कि युद्ध के अवसर पर जनता सरकार का समर्थन करेगी, युद्ध के अवसर पर जनता सरकार के समर्थन करेगी, आंतरिक विद्रोह कमजोर पड़ जाएगा। परंतु जार की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती गई। सैनिकों के पास न तो अब अस्त्र शस्त्र थे और न ही पर्याप्त रसद एवं वस्त्र। रूसी सेना का कमान स्वयं जार ने संभाल रखी थी। पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। इस स्थिति से रूसी जनता और अधिक क्रुद्ध हो गई तथा पूरी तरह से जारशाही को समाप्त के लिए कटिबद्ध हो गए। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में पराजय रूस में क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग कैसे प्रशस्त किया, तो वही है दिया। रूसीकरण की नीति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूस में विभिन्न प्रजातियों के निवासी थे। इनमें स्लाव की संख्या सबसे अधिक थी। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा तथा रीति रिवाज को मानते थे। इसलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। जार की नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस। परंतु रूस का अल्पसंख्यक वर्ग सरकार की इस नीति से व्यग्र हो गए। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलों ने विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया।
अगला प्रश्न है, निहिलिज्म से आप क्या समझते हैं, रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था, रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किए जाएं। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई सुधार कार्यक्रम भी चलाए, परंतु इससे सुधारवादी संतुष्ट नहीं हुए। इनमें से कुछ ने निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किए। ये निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ये स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा समाप्त करना चाहते। ये स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। 1881 में जार द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। इन निहिलिस्टों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी जारशाही के विरुद्ध एकजुट होने लगे। बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिसने लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। अनेक विख्यात लेखकों और बुद्धिजीवियों, लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, मैक्सिम गोर्की ने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर एक नए प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। रूसी लोग, विशेषतः किसान और मजदूर, कार्ल मार्क्स के दर्शन से गहरे रूप से प्रभावित हुए। वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हो गए। नई आर्थिक नीति मार्क्सवाद सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता थी। साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। स्पष्टतः यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। स्टालिन का परिचय दीजिए। लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आई। सोवियत संघ ने विकास के लिए उसे लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आई। सोवियत संघ ने विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि शिक्षा और सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई। 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहारा क्रांति थी। स्पष्ट करें। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद या पश्चात रूस ने सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। रूस में सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों से रूस में किसानों तथा मजदूरों का सम्मान बढ़ा। इसलिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति को सर्वहारा क्रांति कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित था। यह सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा, बात विचार द्वारा बोलकर वाक द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन जार निकोलस का गुरु था, जो एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमयी पादरी था। रास्पुटिन जार निकोलस का गुरु था, जो कि एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमय पादरी था। खूनी रविवार क्या है?
रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय है। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को शोषण को रोकने हेतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों के आवास की व्यवस्था की। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई। कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू में हीगल के विचार का गहरा प्रभाव था। मार्क्स और हीगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की और श्रमिकों के हक की बात उठाई। उसने दुनिया के मजदूर एक हों का नारा दिया। मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। रूस में क्रांति क्यों हुई? रूस में क्रांति क्यों हुई? बोल्शेविक सरकार ने इसका सामना कैसे किया? बोल्शेविक क्रांति की नीतियों से वैसे लोग व्यग्र हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को नई सरकार ने छीन लिया था। बोल्शेविक क्रांति की नीतियों से वैसे लोग व्यग्र हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को नई सरकार ने छीन लिया। अतः सामंत, पादरी, पूंजीपति, नौकरशाह सरकार के विरोधी बन गए। वे सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें विदेशी सहायता भी प्राप्त थी। लेनिन ने प्रति क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय किया। इसके लिए चेका नामक विशेष पुलिस दस्ता का गठन किया गया। इसने निर्ममतापूर्वक हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिए। चेका के लाल आतंक ने षड्यंत्रकारियों की कमर तोड़ दी। अच्छा, 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था? इस शासन का स्वरूप क्या था? 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था? तो 1917 ईस्वी की क्रांति के पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। 1917 की क्रांति के पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। इस वंश के शासन का स्वरूप स्वेच्छाचारी राजतंत्र था। रूस का सम्राट जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। वह सर्वशक्तिशाली था तथा राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थी। राज्य के अतिरिक्त वह रूसी चर्च का भी प्रधान था। प्रसाद जार और उसके अधिकारियों से त्रस्त थे। मेंशेविकों और बोल्शेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं? रूस की बोल्शेविक क्रांति मेंशेविकों मतलब अल्पमत वाले साम्यवादियों और बोल्शेविकों बहुमत वाले साम्यवादियों के बीच सत्ता संघर्ष का परिणाम थी। रूस में राजतंत्र की समाप्ति के बाद सत्ता में मेंशेविक दल के नेता केरेंस्की के हाथ में आई, परंतु उसकी सरकार अलोकप्रिय थी। मेंशेविक संवैधानिक रूप से देश में राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। मध्यम वर्गीय क्रांति के समर्थक थे, परंतु बोल्शेविक क्रांति के द्वारा दूसरा परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसमें मजदूरों की विशेष भूमिका हो। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन ट्रोट्स्की की सहायता से करेंसी की सरकार का तख्ता पलट दिया। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था।
उनके पास पूंजी का अभाव था, करों के बोझ से वे दबे थे। स्वप्नदर्शी यूटोपियन समाजवादियों के विषय में आप क्या जानते हैं? स्वप्नदर्शी आरंभिक समाजवादी चिंतक थे। स्वप्नदर्शी आरंभिक समाजवादी चिंतक थे जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या के निराकरण करने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि आदर्शवादी थी। वे उच्च और अव्यावहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। स्वप्नदर्शी समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और लुई ब्लां था। लुई ब्लां था रॉबर्ट ओवेन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वप्नदर्शी समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और लुई ब्लां था रॉबर्ट ओवेन का नाम उल्लेखनीय रूप से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की? रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में निहिलिस्टों ने कर दी। रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में निहिलिस्टों ने कर दी थी। कहता है कॉमिटन की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व था? लेनिन का एक महत्वपूर्ण कार्य था 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करना। मार्क्सवाद का प्रचार करने एवं विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्रित हुए। वहीं पर सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ बनाया गया जो कॉमिटन कहलाया। इसका मुख्य कार्य विश्व में क्रांति का प्रचार करना और साम्यवादियों की सहायता करना था। कॉमिटन का नेतृत्व रूस के साम्यवादी दल के पास रहा, लेकिन इस कार्य से पूंजीवादी देशों में बेचैनी फैल गई। रूस से मधुर संबंध बनाने को वे बाध्य हो गए। इंग्लैंड ने 1921 में रूस से व्यापारिक संधि कर ली। 1924 तक इटली, जर्मनी, इंग्लैंड ने रूस की बोल्शेविक सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त होते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बेल आइकन को दबा घंटा बजा दीजिएगा ताकि और भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपका अभी सेवा दे रहा है पवन सर संस्कृत क्लास में, खुद पवन सर। तो ये पवन सर संस्कृत क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।